नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फाइनेंस स्कॉलर। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में, जो कि 1 फरवरी को यानी आज के दिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। देखिए, इस बजट का जो कैपेक्स है दैट इज़ 11.21 लाख करोड़। ओके, एंड कुछ बजट की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला बजट फ्रेंड्स जो प्रेजेंट हुआ था दैट इज़ प्रेजेंटेड बाय मिस्टर सर जेम्स विल्सन, ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन 1860। इसके बाद जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद पहला बजट था वो हमारे मिस्टर आर के सन्मुखम चेट्टी जी जो मिनिस्टर थे उन्होंने प्रेजेंट किया था 26 नवंबर 1947 यानी 1947 को। नेक्स्ट, आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। देन द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड द बजट वाज मिस इंदिरा गांधी. Obviously, he is the single woman prime minister. So it was presented in 1962. Then after the economic reforms, which was the first budget, that is in 1991, presented by Finance Minister Manmohan Singh. That time Finance Minister, Mr. Manmohan Singh. So now this budget is the 76th budget after the independence. तो इस बजट में क्या खास है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पेशल अलग अलग क्लासेस के लिए किया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मिडिल क्लास है, एमएसएमईज हैं, अदर सेक्टर्स हैं, उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास। तो उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी दी है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और अगर उसमें भी 75,000 का आप एक्स्ट्रा एडिशनल जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जिसको 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया गया था लास्ट ईयर जुलाई के बजट में, तो टोटल 12.75 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है अगर आपकी इनकम इतनी है। लेकिन अब इसमें भी एक कैच है, अगर आपका इनकम 12.75 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा है देन आपको ये जो टैक्स स्लैब्स हैं इनको फॉलो करना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा। टैक्स स्लैब क्या है? 0 से 4 लाख तक आपको नील टैक्स यानी कि कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। उसके बाद 4 से 8 लाख की इनकम पे आपको 5% का टैक्स पे करना है। 8 से 12 लाख की इनकम पे 10% का टैक्स पे करना है। 12 से 16 में 15% है। 16 से 20 लाख में 20% और 20 से 24 लाख में 25% और 24 लाख से ऊपर है 30%। ओके, जो कि लास्ट ईयर 30% आपका लगता था जैसे ही आपका इनकम 15 लाख के ऊपर जाता था। तो अभी जो जिनका इनकम 24 लाख से कम है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रिबेट है। तो ओवरऑल काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है लोगों को, खासकर सैलरीड एम्प्लॉय मिडिल क्लास, क्योंकि इकोनॉमी में कंजम्पशन भी काफ़ी कम हो रहा था, इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा था। सो ये गवर्नमेंट का एक मास्टर मूव मान सकते हैं आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ की एरियाज़ हैं, की हाईलाइट्स हैं, ठीक है। जैसे कि सीनियर सिटीजन का जो टैक्स डिडक्शन था उसको, जो 50,000 तक था उसको 1 लाख कर दिया है। मीन्स कि अगर 50,000 तक उनको इंटरेस्ट आता था सीनियर सिटीजन के केस में तब उनको टैक्स फ्री था। अभी क्या है कि उनको 1 लाख तक टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, रेंट पे जो नॉर्मली आपको जो रेंट जाता था ईयरली, अगर 2.4 लाख तक रेंट जा रहा है तो टैक्स फ्री था, बट अभी उस लिमिट को बढ़ा के क्या कर दिया है, 6 लाख कर दिया है। यानी कि अगर ईयरली 6 लाख तक रेंटल इनकम है तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके बाद है जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है, उसका जो पहले जो अपडेटेड रिटर्न का टाइम था वो 2 साल का था, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 4 साल। इसके बाद आते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पहले एक ही घर पर क्लेम होता था, अब क्या है 2 प्रॉपर्टी जो हैं आप उन दोनों पे टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। पहले क्या था, आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो आप उसी पे आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता था। लेकिन अब क्या है, अब अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टीज़ भी हैं, फॉर एग्जांपल 2 फ्लैट हैं, 2 हाउस है, तो आप उस पर भी टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट में भी फोकस किया है इस बजट ने। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भी टैक्स सर्टेनिटी रखी गई है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि टोनेज टैक्स स्कीम लाई गई है फॉर इनलैंड वेसल, ठीक है। स्टार्टअप इनकॉर्पोरेशन 5 ईयर एक्सटेंशन फॉर ऑफ बेनिफिट, ओके। और IFSC बेस्ड यूनिट स्पेशल टैक्स बेनिफिट फॉर
जो हमारा शिप लीजिंग है, यानी कि जो शिप लीज पे लेते हैं, इंश्योरेंस है, यानी ट्रेजरी सेंटर्स हैं ना, इनको स्पेशल टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। इसके बाद है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, टैक्स क्लैरिटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर गेन। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मूव करते हैं हम एग्रीकल्चर इनिशिएटिव। मेनली क्या है, एग्रीकल्चर में क्या किया है कि जो भी हाई यील्डिंग सीड है, ठीक है, उसमें क्या है कि उस चीज़ पे फोकस किया गया है कि जो पेस्ट रेजिस्टेंस है, क्लाइमेट रेजिलेंट सीड है ना, उन सब पे फोकस किया गया। उनमें गवर्नमेंट टैक्स में रिबेट देगी, ठीक है। कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए क्या किया है, 5 साल का जो प्लान होता है ना, उसको ये लोग लेके आए हैं टू इन्हेंस सस्टेनेबिलिटी। इसके बाद जो हमारा बिहार स्टेट है, वहाँ पे मखाना बोर्ड का उसको वहाँ पे बनाएंगे ये लोग, क्योंकि मखाना का प्रोडक्शन बिहार में ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको, उस प्रोडक्शन को और बूस्ट करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन लाने के लिए वहाँ पे एक मखाना बोर्ड भी बनाया जाएगा। फिर पल्स के लिए क्या है कि पल्स में इनका मेन फोकस है, एक तो तूर का दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, है ना, ये जो क्लाइमेट रिजिलेंट सीड्स है ना, और जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब क्लाइमेट अगर सडनली चेंज भी होता है तो उतना नुकसान नहीं होता है इनको, ठीक है। तो इन सब के लिए इनका मिशन है कि इनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे भी बढ़ाया जाए। फिर आते हैं नेक्स्ट फोकस है इंडियन पोस्ट पे। तो इंडियन पोस्ट को एज अ एक प्राइम कैटलिस्ट यूज़ करना है इनको, डीबीटी सर्विसेज के लिए, रूरल हब्स के लिए ना, माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट के लिए, जिसमें कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होंगे, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, डिजिटल सर्विसेज के लिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट सर्विसेज हैं, माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स और इंश्योरेंस है ना, ये सारी चीज़ों पे इंडियन पोस्ट को एक तरह से इसको प्राइम फोकस रखना है इसमें। इसके बाद क्या है, डेवलपमेंट मेजर क्या है, सपोर्ट एमएसएमई एंड मेक इन इंडिया इंक्लूजिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो एक मेकिंग इंडिया और मेकिंग इंडिया जो कि स्कीम है अपनी, उसमें भी एमएसएमई को उसके थ्रू सपोर्ट करना है, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, उसको बढ़ा दिया गया और उसको कर दिया गया है, पहले जो ये लिमिट थी उसको पहले से बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया, अब 5 लाख कर दिया गया। 10 लाख कार्ड, अब इनका टारगेट है कि 10 लाख कार्ड जो है 1 साल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जो भी एमएसएमई इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर्स स्कीम भी लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। इसमें क्या है, इस स्कीम में, फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर स्कीम में, कि 2 करोड़ लोन जो होंगे, 5 लाख जो स्टार्टिंग इंटरप्रेन्योर होंगे उनको 2 करोड़ तक का लोन गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू, मेक इन इंडिया के थ्रू या स्टार्टअप इंडिया के थ्रू प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इनका मेन फोकस रहेगा वुमेन्स, SC ST, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, वुमेन्स हैं, है ना, उनके लिए मेन फोकस रहेगा इनका। अच्छा, अब आते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जनरल परसेप्शन जो भी लोग क्रेडिट में काम करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या था कि माइक्रो एंटरप्राइजेज जो थी, उनमें करंट इन्वेस्टमेंट जो था वो माइक्रो एंटरप्राइजेज की कैटेगरी में जो आते थे, जिनका करंट इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रहता था और टर्नओवर 5 करोड़ रहता था, अब उसको इन्वेस्टमेंट को 2.5 टाइम्स कर दिया है, यानी कि 2.5 करोड़ हो गया, और जो टर्नओवर था उसको 2 टाइम्स कहते हैं, 10 करोड़ हो गया है। तो 1 की जगह 2.5 हो गया, 5 की जगह 10 करोड़ हो गया। ऐसे स्मॉल में क्या हो गया, 10 करोड़ का 25 करोड़ हो गया है, 50 करोड़ का टर्नओवर 100 करोड़ हो गया है। ऐसे मीडियम में 50 करोड़ को 125 करोड़ कर दिया है, और टर्नओवर को 250 से उड़ा के 500 कर दिया। तो अप टू सर्टेन लिमिट वो सारी कैटेगरी चेंज हो गई। अब इसके बाद आते हैं कि जो क्रेडिट गारंटी कवर मिलता है एमएसएमई को, उसको भी बढ़ा दिया गया है। अभी करंट में क्या था कि जो एक्सपोर्ट एमएसएमई थे, उनका जो गारंटी कवर था दैट वाज 5 करोड़, अब उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया। स्टार्टअप्स का 10 करोड़ था, उसको बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया। टर्म लोन्स का 20 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो मेन इनका मैन्युफैक्चरिंग पे भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो भी हैं, जहाँ पे लेबर्स जो मैन्युफैक्चरिंग में लेबर ज़्यादा जहाँ पे यूज़ होता है ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, फ्यूचर रेडी वर्क फोर्स, डायनामिक एमएसएमई सेक्टर, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, है ना, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद है गरीब यूथ और अन्नदाता और नारी के लिए क्या क्या है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना लाए हैं ये, ठीक है। इसमें क्या है कि
100 डिस्ट्रिक्ट जो है एग्री डिस्ट्रिक्ट है ना, उनको डेवलप करेंगे ये, ठीक है। और उसमें इंक्लूड होंगे लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ की है कि जो क्रेडिट लिमिट थी हमारे भी प्रेजेंट में जो फार्मर्स हैं, लगभग 7.7 करोड़ फार्मर्स ने केसीसी लिमिट को अवेल कर रखा है। तो वो क्या था कि विदाउट प्रॉपर्टी या मॉर्गेज आपको क्या था, जो बंधक जिसको बोलते हैं, बिना बंधक बनाए आपको 3 लाख तक का मिलता था आपको लोन। अब उसको क्या किया है, बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन अभी तक 3 लाख तक क्लेम कर सकते थे, अब वो आप 5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। तो ये फार्मर्स के लिए भी एक बेनिफिट है। इसके बाद फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर के लिए भी किया है। टारगेट है इनका कि इस सेक्टर में 22 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड टर्नओवर को 4 लाख करोड़ तक लेके जाना है और एक्सपोर्ट को 1.1 लाख करोड़ तक बढ़ाना है। टॉय सेक्टर में इंडिया को एक तरह से एज पर फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया को एक लीडिंग एक्सपोर्टर बनाना है टॉय सेक्टर में, ठीक है। उसके लिए एक क्लस्टर का डेवलपमेंट किया जाएगा, जो क्लस्टर डेवलपमेंट होते हैं एमएसएमईज के लिए। तो टॉय के लिए एक डेडिकेटेड से क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। स्किल्स एंड इकोसिस्टम पे वर्क किया जाएगा। हाई क्वालिटी टॉयज, सस्टेनेबल टॉयज बनाए जाएंगे, उस पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद है फूड प्रोसेसिंग सपोर्ट। उसके लिए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार में ओपन किया जाएगा। स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कहाँ पे ओपन होगा, बिहार में। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर फोकस करते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, ये 5 सेंटर खोले जाएंगे इनके, ठीक है। पैन इंडिया में 5 सेंटर्स रहेंगे जिनको बोलेंगे नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। एंड अटल टिंकरिंग लैब्स जो कि स्कूल्स में ओपन होनी थी, वो 50,000 स्कूल्स में ओपन की जाएंगी। और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी गवर्नमेंट ने सेपरेटली 500 करोड़ का बजट रखा हुआ है, ठीक है। हालांकि बहुत कम है, इसको बहुत ज़्यादा होना चाहिए कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज, बिकॉज एआई इज़ नाउ आई थिंक इन अपकमिंग 2 to 5 years इट विल कंट्रोल, आई थिंक इट इज़ अ नीड ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन and also individual. So I think the budget must be more, but maybe in future government in next budget they will increase. एंड नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। सो मेडिकल्स में जो सीट्स थी उनको 10,000 जो अर्लियर सीट्स थी उनसे 10,000 इंक्रीज़ कर दिया गया और उनका टारगेट नेक्स्ट 5 ईयर में 75,000 सीट्स तक इंक्रीज़ करेंगे। इसके बाद पीएम स्वनिधि स्कीम है, उसमें भी लोन को बढ़ाएंगे। यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दी जाएगी, है ना। इसके बाद है डेवलपमेंट मेजर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, 1.5 लाख करोड़ फॉर स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी स्टेट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़ तक का इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो सेंटर प्रोवाइड करेगा। इसके बाद है हमारा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो कि था उसको बढ़ा के 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 100% कवरेज गोल। पावर सेक्टर में रिफॉर्म, इंसेंटिव फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म ट्रांसमिशन, उसमें भी रिफॉर्म्स के लिए बोला है। नेक्स्ट है एसेट मोनेटाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट, 10 लाख करोड़ फॉर री इन्वेस्टमेंट। तो क्या है, अब 10 लाख करोड़ तक का री इन्वेस्टमेंट करेंगे ये लोग अर्बन डेवलपमेंट में और एसेट मोनेटाइजेशन में, ठीक है। मैरीटाइम डेवलपमेंट जो है, मैरीटाइम डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनमें 25,000 करोड़ तक का एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1 लाख करोड़ अलग से अलॉट किया गया है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर एंड रीजनल डेवलपमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की है। और उड़ान स्कीम जो कि आपकी है, उड़ान में 120 न्यू डेस्टिनेशन है। उड़ान क्या है, उड़े देश का आम नागरिक जो कि योजना थी गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत जो भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उनको डेवलप करना है। तो उसमें 120 न्यू जो डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको डेवलप किया जाएगा, जो कि एटलीस्ट उनकी कैपेसिटी 4 करोड़ पैसेंजर तक उसको यूज़ करेंगे, इतनी कैपेसिटी होगी उसको। 120 जो भी न्यू डेस्टिनेशन थे, ये गवर्नमेंट का आइडिया है कि एटलीस्ट इतने पैसेंजर ट्रैवल करेंगे उनमें इन अ डिफरेंट टाइम। नेक्स्ट है टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ। तो इसके लिए स्वामी फंड 2 सेकेंड लाई है। इसमें क्या होगा, 15,000 करोड़ हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए लाएगी। जो 50 टूरिस्ट साइट्स हैं वहाँ पे होटल्स एंड हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए ये 15,000 करोड़ अलॉट किए हैं, ठीक है। इसके बाद जो होम स्टेज हैं उनके लिए मुद्रा लोन की फैसिलिटी भी उनको भी इंक्लूड किया है।
जो भी होम स्टेज है ना, नॉर्मली हिल एरियाज़ में हम जाते हैं तो वहाँ पे होटल्स के अलावा होम स्टेज भी होते हैं, तो उनको भी होम स्टेज को कैसे डेवलप किया जाए उसके लिए भी मुद्रा लोन ले सकते हैं। ये फैसिलिटी भी गवर्नमेंट लाई है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट फीचर फॉर गरीब यूथ एंड अन्नदान नारी। तो इसके अंतर्गत क्या करेगा, पीएम रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, ठीक है, 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजी रिसर्च इन आईआईटी एंड आईआईएससी। जेन बैंक फ्रॉम क्रॉप जर्म प्लास, सेकेंड जेन बैंक विद 10 लाख जर्म प्लास लाइन फॉर फूड सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। अब इसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन पीपल इकोनॉमी एंड इनोवेशन। तो इसमें क्या है, फोकस है इनका ज्ञान भारतम मिशन इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो हमारी मनुस्क्रिप्ट है, पुराने स्क्रिप्चर्स हैं मनुस्क्रिप्ट से रिलेटेड, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे इस मिशन के तहत। जो इस मिशन का टारगेट रहेगा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 1 करोड़ मनुस्क्रिप्ट्स, ठीक है। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, इन ये सारा काम करेगा। इसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। एज ऑलवेज इसके लिए सरकार हर बार कमी अलॉट करती है, इस बार भी ठीक है, बेटर देन बिफोर, बट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बेटर अलॉटमेंट की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। इस बार है 20,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। 20,000 करोड़ एलोकेट किए हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी लेके एक तरह से दे विल बी अ प्राइम पार्ट ऑफ दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, डेवलप जियोस्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइज लैंड, ओके, रिकॉर्ड अर्बन प्लानिंग। अब इसमें क्या है कि जो भी लैंड रिकॉर्ड है ना, जो लैंड से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं है ना, अर्बन प्लानिंग क्या क्या है, उनको उनको जो है मॉडर्नाइज करना है, और जो उनको बेसिक ऑनलाइन सारी चीज़ों को, जो भी अभी ऑफलाइन है, उनको नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में ऑनलाइन सारी चीज़ों को लाना है ना, और उनको प्रॉपरली मॉडर्नाइज करना है, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स होंगे पीएम गति शक्ति के तहत। इसके बाद है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन प्रॉपर्टी, एक्सपोर्ट के लिए भी गवर्नमेंट टारगेट रखा हुआ है ना, जो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। तो अभी डेफिसिट को कम करना है, तो हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट का हर बार टारगेट रहता है, अदरवाइज उतना अचीव हो नहीं पाता है, बट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग। तो भारत ट्रेड नेट रहेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, है ना, ट्रेड के लिए, उसको डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंसिंग के लिए बनाया, भारत ट्रेड नेट करके एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। फिर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी प्रमोट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इन टियर 2 सिटीज़, ओके। इसके बाद है वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एयर कार्गो। तो जो भी एयर कार्गोज है ना, और जो भी हाई वैल्यू पेरिसेबल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होता है ना हमारा, उसको उसके कंजर्वेशन के लिए प्रॉपर जो एयर कार्गो वेयर हाउसेस हैं उनको अपग्रेड करना, क्योंकि अभी उस क्वालिटी के नहीं है, उसको अपग्रेड करके एक हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो ये भी टारगेट है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट। तो क्रेडिट अभी क्या है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर करके एक आएगा क्रेडिट स्कोर। इसमें क्या है, जो एसएचजी मेंबर्स हैं रूरल एरियाज़ में, है ना, उनके जो अगर मतलब उनके लिए एक पर्टिकुलर क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इसके बाद है NABFID, पार्शियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद रिवैम्प्ड सेंट्रल KYC टू बी रोल आउट इन 2025 में रिवैम्प्ड सेंट्रल KYC आएगा। इसके बाद है कंपनी मर्जर स्ट्रीमलाइन अप्रूवल प्रोसेस, ये सब तो ठीक है। अभी मेन पॉइंट है, जो इंश्योरेंस में FDI था उसको 74% से बढ़ा के 100% कर दिया गया है। तो अभी भर भर के प्राइवेट प्लेयर आने वाले हैं, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही फ़ायदा होने वाला है, तो इट्स गुड एनीवे। तो हाँ, थोड़ा कंपटीशन टफ होगा बेसिकली फॉर अदर प्लेयर्स, बट कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से इट इज़ गुड। सो 74 से 100 हो गया है। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो प्रपोज अ न्यू इनकम टैक्स बिल, ओके। सो जो भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनमें कैसे मॉडिफिकेशन करके उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए एक नया इनकम टैक्स बिल आएगा, उसको भी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है।
रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। तो इसमें रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में मेन पॉइंट है कि जो आपका FSDC मैकेनिज्म है, उसमें जो भी आपकी फाइनेंशियल रेगुलेशन है ना, उसको मोर रिस्पॉन्सिवनेस उनमें लाना है। इसके बाद है जन विश्वास बिल 2.0, डिस्क्रिमिनलाइजिंग ओवर 100 प्रोविजन वेरियस लॉ। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे लॉज हैं, है ना, क्रिमिनल लॉज हैं जो कि मतलब अननेसेसरी है ना, वो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में उतना उनका एक तरह से कह सकते हैं कि उतने यूज़फुल नहीं है वो। तो उनको क्या करना है, उनको डिक्रिमिनलाइज करना है उन लॉज को। 100 प्रोविज़न इनको रखा है, इनको वेरियस लॉ के अंदर उनको डिक्रिमिनलाइज कर देंगे जो कि अभी क्रिमिनलाइज हैं। हाँ, इसके बाद हाँ ये भी देखते हैं हमारा, एक तो फिस्कल डेफिसिट देख लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट हमारा, चलो अभी देखते हैं। फर्स्ट है सोर्स ऑफ फंड। तो भाई ये जो भी 11 पॉइंट जो भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है 11.21 लाख करोड़, तो ये भाई साहब ये आएगा कहाँ से? पैसा आना भी तो चाहिए ना। तो पैसा आ कहाँ से रहा है? नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9% आएगा। नॉन टैक्स रिसिप्ट में जो भी डिविडेंड इनकम होती है, या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है इंटरेस्ट पे, है ना, या फिर अदर कहीं से उठाती है, बोरो करती है ना, वो सब नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है। इसके बाद नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट हो गई, वहाँ से 1% आता है। कस्टम्स से जो ड्यूटीज़ लगाती है वहाँ से 4% आता है। ठीक है, इसके बाद कॉरपोरेट टैक्स जो होता है वहाँ से 17% आता है। GST अदर टैक्स जो है वहाँ से 18% आता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो लगाती है वहाँ से 5% आता है, और इनकम टैक्स से 22% आता है। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ आपकी जो बोरोइंग करती है गवर्नमेंट, है ना, वहाँ से 24% आता है। तो यहाँ पे देखो, इन मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है अदर देन बोरोइंग, दैट इज़ इनकम टैक्स बॉस। तो इनकम टैक्स देते रहिए और देश के योगदान में सहयोग करते रहिए। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अभी तो 4.8 है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का टारगेट है उसको कम करना है, फिस्कल डेफिसिट को भी कम करना है। नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखा है 4.4। तो हाँ, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। बट गवर्नमेंट इस बार सेंसियर है ऑलरेडी, बिकॉज उन्होंने मीडियम क्लास का जो टैक्स 12.75 लाख तक जो रिबेट दिया है ना, इट इज़ अ बिग मूव। आई थिंक इट विल बूस्ट द इकोनॉमी एंड ऑल्सो इंक्रीज द कंजम्पशन। सो नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट अभी कितना था? 9.14 लाख करोड़ बॉस, 56.7% ऑफ द एनुअल टारगेट। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स ये थे। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं एंड करता हूँ, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फाइनेंस स्कॉलर एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ subscribe my channel and press bell icon. Also, if there is any question or suggestions, you can put in comment section and I will check the comment as more as possible and will do what can I do. And thank you friends, thank you so much.